हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग का पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये है, द मीड फर्स्ट मिलीनियम बीसी। मिलीनियम का मतलब क्या होता है? 1000 ईयर्स। और मीड फर्स्ट का मतलब 500। ओके, मीड मतलब आधा। तो 500 मिलीनियम मतलब 500 बीसी के समय में जो समय था उसे टर्निंग पॉइंट बोला जाता है पूरे विश्व के इतिहास का, क्योंकि उस समय बहुत नए नए थिंकर्स लोग का उदय हुआ। जैसे जरातुस्त्रा ईरान में आए, कॉन्गजी चाइना में आए, सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल ये ग्रीस में आए, ये यूरोप में है। अच्छा, इन तीनों को आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, बिकॉज सोक्रेट्स जो थे वो टीचर थे प्लेटो के और प्लेटो टीचर थे एरिस्टोटल के। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आप इसे याद रखोगे क्योंकि इनका रिलेशनशिप कैसा है, टीचर स्टूडेंट का। नेक्स्ट है महावीरा और गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो बुद्धिज़्म के लिए जाने जाते हैं, महावीरा जैनिज़्म के लिए। तो ये हो गए हमारे इंडिया के थिंकर्स। ठीक है, इन सब में कॉमन ये था कि ये सब कोई इस ह्यूमन बींग हम में और इस यूनिवर्स के कॉस्मिक पावर में क्या रिलेशनशिप है इसे ढूंढते थे। ठीक है, इस पे ये लोग इस पे सोचते थे। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। इसके अंदर हम समझेंगे कि जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन था हमारा, जिसके बारे में हमें एक्चुअली में ऋग्वेदा से पता चलता है। और भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वैदिक पीरियड है वो दो पार्ट में है, एक अर्ली और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेदा से, जो कंपाइल हुआ था बिटवीन 1500 से लेकर के 1000 BCE। ठीक है, BCE और CE में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, क्योंकि कॉमन मिस्टेक बच्चे यही करते हैं एग्जाम के टाइम पे। 1500 से लेकर के 1000 BCE है ये। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इसके बाद का समय पढ़ रहे हैं, इससे पहले का नहीं। तो ऋग्वेदा जब लिखा गया था उसके अंदर में क्या क्या थे? उसके अंदर श्लोक हुआ करते थे। ठीक है, बहुत सारे डीटीज़ का, जैसे अग्नि थे, इंद्र, सोम, चंद्रमा, सूर्य, इस तरह के जो भी चीज़ लोग देखते थे उसे एक गॉड का पर्सोनिफिकेशन मतलब गॉड का एक फॉर्म बना देते थे और उसकी फिर पूजा करते थे। और इसे गाया जाता था, इसे जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र का उच्चारण किया जाता था ड्यूरिंग व्हेन दे परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। जैसे जब वो सेक्रीफाइस करते थे, यज्ञ करवाते थे, तो उसमें वो लोग प्रे करते थे फॉर द कैटल, काओ, बफेलोज और ऑक्सन सन्स के लिए, बेटों के लिए, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इस तरह की चीज़ों के लिए जब वो प्रे करते थे तो मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, जो ऋग्वेदा में लिखी गई हैं। एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो अपने बुक से, अ प्रेयर टू अग्नि। नेक्स्ट है, पहले के समय में जो सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे, ठीक है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में, उस समय ये कलेक्टिवली करवाया जाता था। कलेक्टिवली मतलब सब कोई साथ में करते थे। मगर बाद में ये क्या होने लगा कि इसको घर का सिर्फ एक हेड होता है वही करवाता है। ठीक है, अपने वेलबींग के लिए, मतलब कि घर में सब कुछ अच्छा हो। और जिस तरह का ऊपर में हमने प्रे के लिए पढ़ा, मतलब जो प्रेयर वो लोग करते थे उस तरह की चीज़ों के लिए भी वो सेक्रीफाइसेस करवाते थे। साथ ही साथ जो राजा होता था वो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करवाता था, जिसे राजस्व और अश्वमेघ बोला जाता है। राजस्व यज्ञ में क्या होता था कि बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाया जाता था, फिर वो यज्ञ बहुत महीनों तक चलता था, जिसमें जो ब्राह्मण होते थे उसे बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे। अश्वमेघ में क्या होता था कि जो एक राजा जो अश्वमेघ यज्ञ करवाता था वो एक घोड़े के गले में एक पोस्टर टाइप का लिख के टांग देता था, जिस पे लिखा होता था कि जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे इस राजा से लड़ाई करना होगा जिसने अश्वमेघ करवाने का ठाना है। तो ये घोड़ा फिर दौड़ता था और जिस भी टेरिटरी से ये क्रॉस करता था उस टेरिटरी पे राजा का शासन हुआ करता था, शासन होते जाता था। और अगर कोई भी राजा उसे रोकने की कोशिश करेगा जो वहाँ का राजा होगा तो उसे इस राजा से लड़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह के यज्ञ को बोलते थे अश्वमेघ यज्ञ। अब न्यू क्वेश्चंस, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं 2.2 पे। न्यू क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? न्यू क्वेश्चंस मतलब होता है इस समय के लोग ज़्यादातर क्यूरियस थे इस चीज़ को जानने में कि हमारे लाइफ का असली मकसद क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद में कितनी पॉसिबिलिटी की लाइफ होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वो लोग खोजा करते थे, जिसका हमें मतलब ये जो
ये जो क्वेश्चंस का जो मतलब हमें सोर्स है, मतलब कहाँ से ये क्वेश्चन के बारे में हमें पता चलता है, ये है उपनिषद। उपनिषद में इसी तरह के सवालों का जवाब दिया हुआ है, ठीक है। फिर रीबर्थ होता है कि नहीं होता है, ठीक है, लोगों का फिर से जन्म होता है या नहीं होता है, जैसा फिल्मों में हमने देखा है। फिर ये जो रीबर्थ है, ठीक है, क्या पास्ट एक्शन का इस पर कोई असर होता है? जैसे मान लो अभी इस जन्म में हम जो गलत काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी गलतियाँ जो हम कर रहे हैं, वो हमारे नेक्स्ट जन्म पे उसका असर दिखेगा क्या नहीं दिखेगा? इस तरह के सवालों पर इनका मेन फोकस हुआ करता था। और इसी सवालों पे फिर दो थिंकर्स आपस में आंसर, मतलब दो थिंकर आपस में डिबेट करते थे और फिर वो कुछ अपने टीचिंग्स देते थे, वो कुछ अपने टीचिंग्स देते थे, ठीक है। तो उस समय डिबेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग आपस में डिस्कशन करके इसका आंसर निकालते थे। और डिबेट एक हेल्दी डिबेट, ना कि लड़ाई में आ जाना, है ना। डिबेट मतलब कैसा तरह का डिबेट, जहाँ पर एक इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं और वो अपने तर्क रख रहे, जो जिनका तर्क गलत है वो झुकते भी थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लड़े जा रहे हैं और अपने बातों को सही मनाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही डिबेट कुछ हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट की किताबों में। उसमें टोटल सोचो 64 अलग अलग थॉट्स थे, ठीक है। तो 64 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ बुद्धिस्ट में। बुद्धिज़्म में भी अलग अलग 64 तरह के थॉट्स हैं, ठीक है। तो ये खासियत है हमारे डिबेट्स एंड डिस्कशन का। नेक्स्ट, जो डिबेट हुआ करते थे वो एक्चुअली में कुटागरसला में हुआ करते थे। कुटागरसला क्या होता है? एक तरीके से एक कुटिया टाइप का, ठीक है, कुटिया जैसे हट है ना, झोपड़ी, और उसका पॉइंटेड रूफ होगा, उसके अंदर बैठ करके ये डिबेट्स हुआ करते थे, या फिर पेड़ के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो महावीरा और गौतम बुद्धा थे, इन्होंने वेद के ऑथोरिटी के ऊपर सवाल उठाया कि वेद का क्या बुनियाद है, जो वेद को हम लोग मान रहे हैं ये सही भी है, इस पे इन्होंने सवाल उठाया, ठीक है। इन्होंने साथ ही साथ ये इस चीज़ पे जोर दिया कि आदमी और औरत चाहे जो भी हो, वो अपने खुद से, ठीक है, खुद से इंडिविजुअली मोक्ष पा सकते हैं, लिबरेशन पा सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसा ब्राह्मिकल टेक्स्ट में बोला जाता है। ब्राह्मिकल टेक्स्ट में क्या बोलते हैं कि वुमेन्स एंड अनटचेबल्स आर नॉट अलाउड टू रीड द वैदिक बुक्स, ओके, ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स, तो वो उसको पढ़ने के लिए अलाउड ही नहीं है। ऐसा महावीर और गौतम बुद्ध ने इसे गलत बताया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कैसे बनाए जाते थे और फिर उन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता था। जैसे अब यहाँ से समझो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो आप कि जो बुद्धा थे, ठीक है, इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में ओरली ही चीज़ों को बोला है, मुंह से बोल करके ही इन्होंने अपने टीचिंग को स्प्रेड किया। कभी भी इनके टीचिंग को उस समय जब तक ये जिंदा थे तब तक तो लिखा नहीं गया, ठीक है। बाद में इनके मर जाने के बाद आफ्टर हिज डेथ, जो 5th से लेके 4th सेंचुरी के बीच में हुआ था, तो इनके टीचिंग को फिर बाद में कंपाइल किया गया। जो भी उस समय के एल्डर्स लोग थे उन्होंने इसको कंपाइल किया, ठीक है। कहाँ पर हुआ? ये वैशाली में, ठीक है। तो बाद में ये कंपाइल किया गया है और इसका कंपाइलेशन जो है इसको त्रिपिटिका बोला जाता है। त्रिपिटिका मतलब क्या होता है? 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। इसमें 3 एक्चुअली में अलग अलग पिटिकाज हैं। तीनों पिटिका का नाम हम लोग फिर पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट चीज़ ये है, और देखो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हो या फिर इसका नोट्स बना सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। पहला है द विनायक पिटिका, सॉरी विनायक मैं बोल रहा हूँ, विनय पिटिका होगा। द विनय पिटिका, विनय पिटिका मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर लिखा हुआ है जो भी संघ में ज्वाइन करेगा, ठीक है। आपने अगर ये लाइन सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मा शरणम गच्छामि, तो इसमें जो संघा वर्ड है ना, संघ का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप है मॉन्क्स लोग का, है ना, उसको संघ बोलते हैं। तो अगर जो ग्रुप में ज्वाइन करेगा, ठीक है, जो मोनास्ट्री में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, मॉन्क्स लोग के साथ, उससे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे वहाँ के। जैसे आपने देखा होगा नारंगी कपड़ा पहनते हैं, बाल वो लोग मुड़वा लेते हैं, तो वो है विनय पिटिका में दिया हुआ, ठीक है। द बुद्धास टीचिंग्स वेर इंक्लूडेड इन द सुत्ता पिटिका, और बुद्धा का जो टीचिंग है, जो मेन बुक मतलब कोर बुक आप बोल सकते हो, वो दिया गया है सुत्ता पिटिका में। और अभी धम्मा पिटिका में दिया गया है फिलोसफिकल मैटर। फिलोसफिकल मैटर जो अभी हमने ऊपर में देखा कि रीबर्थ होता है या नहीं होता है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस, मतलब डेथ के बाद में लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, हमारी लाइफ का मकसद क्या है, ये सब तरह के आंसर दिए गए हैं अभी धम्मा पिटिका में। तो
त्रिपिटिका, त्रिपिटिका का मतलब आपको समझ में आ गया, 3 पिटिका होंगे उसमें, एक तो विनय पिटिका, सुता पिटिका और अभिधम्मा पिटिका। विनय पिटिका में क्या होगा, जो भी संघ ज्वाइन कर रहा है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, बुद्ध का जो टीचिंग है वो होगा सुता पिटिका में, और फिलोसफिकल मैटर्स होंगे अभिधम्मा पिटिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बुद्धिज़्म क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे विश्व में स्प्रेड होने लगा। आज के समय में आपको ये भी बहुत ज़्यादा अलग सा लगेगा सुन के कि इंडिया में बुद्धिज़्म बहुत कम है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे वियतनाम, ठीक है, कैम्बोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब जगहों पे ज़्यादा है इवन बुद्धिज़्म कंपेयर टू इंडिया। नेक्स्ट, जो बुद्धिज़्म है वो धीरे धीरे श्रीलंका में स्प्रेड हुआ, वहाँ पर भी कुछ अलग किताबें लिखी गई जैसे दिवा वंसा, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। फिर ऐसे ही महावंसा, ठीक है, ये ग्रेट क्रॉनिकल मतलब बहुत महान किताब है ये महावंसा। इसी तरीके से ये सब किताबें लिखी गई, तो आपको इसको याद ऐसे रखना है कि महावंसा और दिवावंसा बुद्धिज़्म से रिलेटेड है ना, जैनिज़्म से नहीं। इसी तरीके से जो भी पुरानी किताबें हैं गौतम बुद्ध की, वो मैक्सिमम किताबें आर इन पाली, ठीक है, और जो बाद में किताबें लिखी गई बुद्धिज़्म की वो संस्कृत में है। तो आपको जो बुद्धिज़्म की किताबें मिलेंगी वो दो ही भाषा में मिलेंगी, एक पाली और एक संस्कृत। पाली बहुत पुरानी भाषा है और संस्कृत बाद में लिखी गई। ठीक है, यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली बात कि जब ये बुद्धिज़्म स्प्रेड होने लगा ईस्ट एशिया में, एशिया के ईस्ट साइड में जिधर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया ये सब जगह है, तो इस जगह पे जब स्प्रेड होने लगा तो चाइना से कुछ पिलग्रिम्स लोग आए इंडिया में, जिनमें दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फाजियान और ज़ुआनज़ैंग। ये भारत आते हैं और यहाँ से बहुत सारी इंडिया की जो टेक्स्ट है वो ले जाते हैं, जो मतलब उस समय के जो राजा थे उन्होंने इन्हें गिफ्ट में दे दिया था। तो बहुत सारे टेक्स्ट ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड अपने देश ले जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द ओवरऑल अबाउट दिस चैप्टर, मतलब दिस टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट नंबर 3 इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।